आज हम बात करेंगे अर्थराइटिस डिजीज़ के बारे में। यह बीएससी सेकेंड ईयर के ग्रुप 2 पेपर ए के न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट इन हेल्थ एंड डिजीज़ेस का एक पार्ट है। मैं डॉक्टर सीमा मिश्रा बिलासा गर्ल्स कॉलेज बिलासपुर से बोल रही हूँ। अर्थराइटिस जो डिजीज़ है वह जॉइंट से संबंधित होती है और यह जोड़ों में सूजन, जॉइंट्स में जो बोन जॉइंट्स है उनमें सूजन से संबंधित होती है, जिसके कारण व्यक्ति को चलने फिरने में तकलीफ होती है, जिसे कि हम मेडिकल टर्म में डिसेबिलिटी कहते हैं। कई प्रकार का होता है अर्थराइटिस: सिस्टमैटिक ऑटो इम्यून रूमेटाइड डिजीज़ एंड नॉन सिस्टमैटिक ऑस्टियोआर्थराइटिस। सिस्टमैटिक जो ऑटो इम्यून रूमेटॉइड डिजीज़ है उसके भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आरए रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जुवेनाइल रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट, सेजॉन सिंड्रोम, फाइब्रोमाइग्लिया, ल्यूपस, स्क्लेरोडर्मा। और नॉन सिस्टमैटिक ऑस्टियोआर्थराइटिस के भी कई प्रकार होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस है, टेंडिनिटिस है, ब्रुटिलिसिस से कई प्रकार होते हैं, जिनमें लक्षणों और वो शरीर के किस जोड़ों को प्रभावित कर रहा है उसके ऊपर ये जो क्लासिफिकेशन है वह निर्भर करता है। अब हम बात करें यदि कारण की, अर्थराइटिस के कारण के बारे में, तो बहुत सारे इसके कारण हैं। मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ है, परंतु जो सामान्य कारण उनमें सबसे पहले देखा जाता है कॉर्टिकोस्ट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यदि रक्त में किसी भी वजह से ज़्यादा हो जाता है, चाहे ग्लैंड में ट्यूमर बनने के कारण या किसी भी वजह से। मिथाइल डी एस्पार्टेट यदि बॉडी में काफ़ी अधिक मात्रा में जमा हो जाता है तो ये रक्त से जाकर जोड़ों में जमा हो जाता है और अर्थराइटिस को जन्म देता है। बार बार यदि हमें किसी जोड़ में हम खेल कूद करते हैं या हम कोई भारी काम करते हैं, बार बार हमारे जोड़ों में इंजरी या चोट लग रही है तो उसके कारण डीजनरेटिव अर्थराइटिस देखा जाता है। यूरिक एसिड का यदि मेटाबॉलिज्म हो तो उसके कारण ऑटो इम्यून, खासतौर पर गाउट जैसे जॉइंट से रिलेटेड डिजीजेस देखी जाती हैं। इनहेरिटेंस, यदि हमारे पास ऐसे जीन्स हैं जो कि डोमिनेंट फॉर्म में आ गए हैं, जो कि अर्थराइटिस के जनक के रूप में होते हैं, तो भी हमें अर्थराइटिस होने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। इन्फेक्शंस देखे जाते हैं, जैसे कि लाइम डिजीज़ है जिसमें इन्फेक्टिव ओरिजिन का अर्थराइटिस देखा जाता है। इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन, खासतौर पर रूमेटॉइड अर्थराइटिस में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, बॉडी का ही इम्यूनिटी जो सिस्टम है वही हमारे बॉडी जॉइंट्स के अगेंस्ट काम करने लगता है और उनमें डीजनरेशन प्रोड्यूस करता है, उसके कारण अर्थराइटिस देखा जाता है। बहुत सारे बायोलॉजिकली एक्टिव पेप्टाइड्स एंड केमिकल्स होते हैं, जैसे हिस्टेमाइन है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, थ्रोम्बोक्सिनेज है एंड ल्यूकोट्राइन्स हैं। ये सभी जो है हमारे जोड़ों में जमा हो जाते हैं विभिन्न कारणों से और अर्थराइटिस को जन्म देते हैं। जब जोड़ों में किसी भी प्रकार का डैमेज होता है तो वहाँ से एरेक्नोइड, जो एरेकेडोनिक एसिड है, वो वहाँ से रिलीज़ होता है और रिलीज़ हो करके उसका बॉडी में ऑक्सीजनेशन हो जाता है इकोसेनॉइड्स में। और इकोसेनॉइड्स जो है वो खास तौर पर ऐसे स्थानों पर जमा हो जाता है जैसे कि प्रोस्टासाइक्लिन्स में जमा हो जाता है और वहाँ पर वह जॉइंट के डीजनरेशन का कारण होता है। थ्रोम्बोक्सिन जो ये एक केमिकल है जो हमारी बॉडी में बनता है, नॉर्मल कंडीशन में नहीं बनता। यह केमिकल जोड़ों में प्लेटलेट को एग्रीवेट करने का, यानी आपस में प्लेटलेट्स वहाँ पर चिपकने लगते हैं और साथ ही ग्रोथ फैक्टर और प्रोटीएजेस भी रिलीज़ करता है यह। इन सभी के कारण जोड़ों में सूजन, प्लेटलेट्स के जमाव के कारण और बहुत सारे प्रोटीएजेस जैसे पदार्थों के जमाव के कारण वहाँ पर सूजन देखी जाती है। ल्यूकोट्राइन्स जो हैं वो न्यूट्रोफिल्स को जोड़ों में अट्रैक्ट करते हैं। न्यूट्रोफिल्स के साथ साथ जोड़ों में बड़ी मात्रा में मैक्रोफेजेस और फाइब्रोब्लास्ट भी जमा हो जाते हैं, जिसके कारण जोड़ों में खराबी आनी आरंभ हो जाती है। देन न्यूट्रोफिन्स, मैक्रोफेजेस, फाइब्रोब्लास्ट ये सभी प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोड्यूस करते हैं। साइटोकाइंस की वजह से ये न्यूट्रोफिल्स और सभी रक्त कोशिकाओं का वहाँ पर जमाव चालू होता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरफेरॉन और ऐसे बहुत सारी जो केमिकल्स हैं जो बॉडी में एबनॉर्मली प्रोड्यूस होते हैं, इंटरल्यूकिन, ये सभी बोन टिश्यू के डिप्लीशन यानी कमी का कारण बनते हैं। क्लासिफिकेशन यदि हम एक और प्रकार का देखें तो उसमें जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं उसके कारण रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और जैसे दूसरे लक्षण देखे जाते हैं। डीजनरेटिव में ऑस्टियोआर्थराइटिस आता है, क्रिस्टल डिपोजिशन में गाउट मुख्य रूप से आता है, स्यूडो गाउट आता है एंड इन्फेक्टिव में सेप्टिक टीबी या लाइम डिजीजेस जैसे आते हैं। यदि हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो ये एक डीजनरेटिव अर्थराइटिस होता है और ये अर्थराइटिस का सबसे कॉमन प्रकार होता है। ये हमारे बॉडी के कार्टिलेज को प्रभावित करता है। कार्टिलेज वो स्मॉल स्लिपिंग टाइप का टिश्यू होता है जो कि जोड़ों के आसपास पाया जाता है और दो बोन्स इस कार्टिलेज की सहायता से जब मूव करती हैं तो आसानी से स्लिप ओवर होती हैं और हमारा जो बड़ा स्मूदी प्रकार का हमारा बोन मूवमेंट देखा जाता है, जिससे कि बोन्स आपस में अच्छे से
से ग्लाइड हो सकें। परंतु जैसे जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, इस कार्टिलेज का डीजनरेशन देखा जाता है, जिससे बोन का जो मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होने लगता है। मैकेनिकल ड्रिवन वेस्कुलर कंजेशन भी इस समय देखा जाता है। कैप्सुलर फाइब्रोसिस हमारे बोन्स में देखा जाता है, जिसकी वजह से बोन्स जब भी मूव होती हैं तो बीच में चूंकि कोई सॉफ्टनिंग मटेरियल नहीं होता, उसकी वजह से बोन के मूवमेंट्स में पेन देखा जाता है, स्वेलिंग देखा जाता है एंड लिमिटेड एंड डिफ़िकल्ट बोन मोशंस देखे जाते हैं। इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स को यह मुख्य रूप से बीमारी प्रभावित करती है। थंब, नी, हिप्स, एंकल्स, स्पाइन, बाकी बॉडी के सभी वेट बेरिंग जॉइंट्स इससे प्रभावित होते हैं, परंतु एल्बो, रिस्ट एंड एंकल जो हैं वो अपेक्षाकृत ऑस्टियोआर्थराइटिस के दौरान कम प्रभावित होते हैं। यदि हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो शुरू में तो पेशेंट को अपने जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा कड़ापन या स्टिफनेस देखा जाएगा। फिर एक जनरलाइज्ड बॉडी में पेन, जिसे हम जनरलाइज्ड सोरनेस कहते हैं, वह देखी जाती है। जोड़ों में टेंडरनेस और स्वेलिंग, मतलब जोड़ जो हैं वो फूले हुए और नरम हो जाते हैं। बोनी आउटग्रोथ भी देखी जाती है, मतलब बोन जो हमारे जॉइंट्स हैं उनका शेप थोड़ा सा बिगड़ जाता है, खासतौर पर हैंड्स और हाथों के उंगलियों और अंगूठों का। लिम्पिंग यानी कि बॉडी में नॉर्मल मूवमेंट न देकर घसीटते हुए पेशेंट का चलना हुआ देखा जाता है। लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी देखा जाता है। लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जो हमारे बहुत ही स्मूथ जॉइंट होते हैं और काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं वो थोड़े से रिजिड होने लगते हैं। ग्रेटिंग सेंसेशन, एक हड्डियों को या जोड़ों को हिलाते समय जिसे हम कहते हैं कड़कड़ाहट की आवाज़ आने लग जाती है, उसे ग्रेटिंग सेंसेशन कहते हैं। इंक्रीज डिपोजिशन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड जोड़ों में देखा जाता है। मस्कुलर वीकनेस देखी जाती है। मुख्य रूप से घुटना इससे प्रभावित होता है, परंतु नी और एंकल जॉइंट भी प्रभावित होते हैं। रिस्ट, फिंगर जॉइंट, ये सभी इससे प्रभावित होते हैं। आप खुद देख रहे हैं चित्र में, जैसा कि स्पष्ट है, नॉर्मल जॉइंट है। फिर अर्थराइटिक जो जॉइंट है उसमें आप देखिए दोनों हड्डियाँ बीच में कार्टिलेज के न रहने की वजह से एकदम पास पास आ गई हैं और आपस में ये रगड़ती हैं। जबकि रूमेटाइड अर्थराइटिस में आप देखिए इन दोनों हड्डियों के आपस में जो जोड़ वाले किनारे हैं वहाँ पर बोनी डीजनरेशन देखा जाता है। अर्थराइटिस में डीजनरेशन नहीं होता, परंतु र्यूमेटाइड अर्थराइटिस में जो बोन एंड्स हैं वहाँ पर जॉइंट के पास वाले एरिया में उनमें डीजनरेशन देखा जाता है। रूमेटाइड अर्थराइटिस की बात करें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के बाद यह सबसे ज़्यादा कॉमन प्रकार का अर्थराइटिस है। ऑटो इम्यून डिजीज़ है और ये एक क्रॉनिक सिस्टमैटिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है, जिसके कारण बॉडी के बहुत सारे न सिर्फ बोन्स प्रभावित होती हैं बल्कि बहुत सारे ऑर्गन्स भी प्रभावित होते हैं। मुख्य रूप से ये हमारी बॉडी के फ्लैक्सिबल जॉइंट्स को प्रभावित करता है। साथ ही इसके कारण बहुत ज़्यादा डिसेबलिंग और पेनफुल कंडीशन बॉडी में डेवलप हो जाती है। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देखा जाता है। इसके कारण स्वेलिंग देखी जाती है, जैसे कि टिर्जेंस कहा जाता है साइनोवियल सेल का, और बहुत अधिक मात्रा में जोड़ों में साइनोवियल फ्लूइड जमा हो जाता है। फाइब्रस टिश्यूज़ बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पर डेवलप होने लग जाते हैं, जैसे कि पेंडस कहा जाता है जोड़ों वाले एरिया में। द पैथोलॉजी ऑफ द डिजीज प्रोसेस ऑफन लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज जो हमारे जॉइंट में पाए जाने वाले कार्टिलेज होते हैं उनका डिस्ट्रक्शन देखा जाता है। एंड एल्काइलोसिस यानी कि जॉइंट्स की जो दोनों हड्डियां हैं वो आपस में इतना ज़्यादा पास आ जाती हैं कि वो आपस में जुड़ जाती, जिसे कि फ्यूजन ऑफ जॉइंट कहा जाता है। आरए होने पर या रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने पर बॉडी का जो इम्यून मैकेनिज्म है वह खुद ही जॉइंट को, कार्टिलेज एरिया को एंड बोनी टिश्यूज़ को वो डिस्ट्रॉय करने लगता है। आरए जो है उसके कारण न सिर्फ बोन टिश्यूज़ एंड जॉइंट प्रभावित होते हैं बल्कि उसके कारण हमारे लंग्स प्रभावित होते हैं, हार्ट प्रभावित होता है। उसके कारण हमारे आँखों का जो वाइट वाला पोर्शन है जिसे स्क्लेरा कहते हैं उस पर असर देखा जाता है। नोड्यूलर लीजन्स देखे जाते हैं। तो ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो सिर्फ बोन एंड जॉइंट तक लिमिटेड होता है, परंतु जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है वो बहुत सारे बॉडी के टिश्यूज़ एंड सिस्टम्स को प्रभावित करता है। तो यदि मुख्य रूप से देखें तो मेनली यह हमारे जॉइंट्स को ही प्रभावित करता है, परंतु कम से कम 15 to 25% में बॉडी के अदर ऑर्गन्स भी प्रभावित होते हैं और उसका कारण क्या है यह अभी तक ढूंढा नहीं गया है।
साथ ही अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के लिए ये सोचा जाता है कि अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के लिए जो हम स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं या मेथोट्रेक्सेट जैसी मेडिसिन यूज़ करते हैं, उन सभी के आफ्टर इफेक्ट के कारण शायद ऐसा होता है। लेकिन इसका जो कारण है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस के समय बाकी बॉडी के दूसरे मेजर ऑर्गन्स भी क्यों प्रभावित होते हैं, उसका ठीक अभी तक के कोई पता नहीं चला है। यदि हम देखें एटियोपैथोलॉजी ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस, तो हिस्टेमाइन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्लाज्मा प्रोटीएजेस जैसे एबनॉर्मल केमिकल्स के प्रोडक्शन के कारण ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत होती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, खासतौर पर पेरी और डेंटल डिजीज़ के दौरान, दांतों में होने वाली डिजीज़ के दौरान जो बैक्टीरिया बॉडी में पहुंचते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस हो गया, उन सभी के कारण भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस की शुरुआत देखी गई है। वायरल इन्फेक्शन जैसे कि एपिस्टिन बार वायरस जो है, यह भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण के रूप में पहचाना गया है। ट्रॉमा है, इंजरीज हैं, फ्रैक्चर्स हैं, डिसलोकेशन है। इसके अतिरिक्त स्मोकिंग, ओबेसिटी, फीमेल जेंडर एंड जेनेटिकल प्रोननेस जो है, यदि हम आनुवांशिक रूप से उससे प्रभावित हैं तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस डेवलप होता है। जैसे जैसे यह डिजीज़ डेवलप होती है, पेशेंट में डिफॉर्मिटी बढ़ती जाती है, फिंगर्स बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं और धीरे धीरे जो हमारे जॉइंट्स हैं वो भी प्रभावित होने लग जाते हैं। खास तौर पर कुछ लक्षणों के रूप में हम ये देखते हैं अल्नर ड्रिफ्ट। अल्नर जो बोन है हमारे हाथों की, वो कुछ अजीब सी हो जाती है, जिससे हाथों का हमारा शेप खराब हो जाता है। बार्बिट्यूरिन डिफॉर्मिटी देखी जाती है, जिसके कारण हमारे हाथों में एक विशेष प्रकार की, जो हमारे अंगूठे के बाजू वाली जो हड्डी वो बाहर की तरफ उभर जाती है। स्वेन नेक डिफॉर्मिटी, उसके कारण भी हमारा जो फिंगर्स है उसका शेप बिगड़ जाता है। जेड थंब यानी हमारे अंगूठे का शेप बिगड़ जाता है। ये सभी लक्षण मुख्य रूप से देखे जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस की शुरुआत हो चुकी है। फिर यदि हम कॉम्प्लिकेशंस देखें तो स्किन में नोड्यूल्स बन जाते हैं, जैसे कि रूमेटॉइड नोड्यूल्स कहा जाता है। लंग्स में फाइब्रोसिस देखा जाता है और उसके कारण काफ़ी ज़्यादा कई बार एक सिंड्रोम डेवलप हो जाता है, जैसे कि कैप्लन सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें कि डिस्क्रीट लेवल पर लंग्स में नोड्यूल्स बनने के कारण पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं। लंग्स में पानी जमा हो जाता है, जिसे कि प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं, और इन सभी को कुल मिलाकर रूमेटॉइड लंग डिजीज़ कहा जाता है। किडनी पर भी असर देखा जाता है, खास तौर पर उसके ग्लोमेरुलस वाले पार्ट में और मेसेंजियल इन्फिल्ट्रेशन वाले पोर्शन में, वहाँ पर डैमेज होने की वजह से रीनल अमाइलॉइडोसिस जैसा जो प्रॉब्लम है वह रूमेटॉइड अर्थराइटिस के साथ साथ डेवलप हो जाता है। हार्ट पर भी बुरा असर पड़ता है और जो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन देखा जाता है, स्ट्रोक देखा जाता है पेशेंट में, क्योंकि पेरिकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर जैसे जो प्रॉब्लम्स हैं वो पेशेंट पे देखे जाते हैं। खास तौर पर ऐसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट जिन्हें इन्फेक्टिव ओरिजिन का रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, उनमें इस प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस, खासतौर पर हार्ट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा देखा जाता है। ऑक्यूलर अर्थराइटिस भी देखा जाता है, जिसमें आँखों में जो है वो प्रभाव पड़ता है और इस स्क्लेरा वाला पोर्शन जो है उस पर बुरा असर देखा जाता है। हेपेटिक अर्थराइटिस भी देखा जाता है, जो हमारे लिवर में पाई जाने वाली कुफर सेल्स हैं, जो कि किलर सेल्स होती हैं, इन्फेक्शन को रोकती हैं, उनकी काफ़ी अधिक संख्या भी बढ़ जाती है और उनकी एक्टिविटी भी बढ़ जाती है, जिसके कारण लिवर वाले एरिया में सी रिएक्टिव प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। और हम सभी जानते हैं सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है वो नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ ऑर्गन दोनों को ही खराब करता है। ऑस्टियोपोरोसिस देखा जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो मेथोट्रेक्सेट जैसी मेडिसिन जब बड़ी मात्रा में यूज़ की जाती है तो भी कैल्शियम की क्वेंचिंग होने लगती है, उसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस होता है। परंतु या फिर इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस बहुत अधिक मात्रा में बन जाते हैं, या कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी जब लंबे समय तक के पेशेंट को दी जाती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट, तो बहुत सारे कारण हैं ऑस्टियोपोरोसिस होने के, चाहे इस दौरान यूज़ की जाने वाली मेडिसिन के कारण हो या खुद ही वो एक कॉम्प्लिकेशन के रूप में डेवलप हो, लेकिन काफ़ी सारे पेशेंट में ऑस्टियोपोरोसिस भी देखा जाता है। हेमेटोलॉजिकल चेंजेस भी देखे जाते हैं। एनीमिया देखा जाता है, जो कि नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रॉनिक प्रकार की होती है। न्यूरोलॉजिकल पेरिफेरल न्यूरोपैथी, एक विशेष प्रकार की हाथ पैरों में झंझनाहट देखी जाती है। स्पैज्म देखा जाता है, सुन्नपन देखा जाता है। और
कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स यानी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स में यदि प्रभाव देखा जाता है जनरलाइज्ड, तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम के रूप में फटिग है, लो ग्रेड फीवर है, पेशेंट बहुत ज़्यादा बेचैन होता है, बॉडी सुबह सो के उठने के बाद बहुत ज़्यादा अकड़ी हुई होती है, भूख में कमी हो जाती है, वेट में कमी देखी जाती है, ये सभी देखे जाते हैं। कई बार कुछ पेशेंट में रूमेटॉइड अर्थराइटिस के दौरान लिम्फोमा जैसे कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप होते हुए देखे गए हैं। अब हम बात करें ऑस्टियोआर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में, तो यदि पेशेंट ओबीज है तो उसका वेट रिड्यूसिंग डाइटरी रिगाइम रहेगा, और ख़ास तौर पर यह पाया गया है कि विटामिन B6 एंड विटामिन B12 की कमी कारण के रूप में, और इस समय उसकी आवश्यकता भी बढ़ जाती है। इसलिए 2.6 मिलीग्राम पर डे तक के हमें जो विटामिन B6 देना चाहिए, और फोलेट की भी काफ़ी अधिक मात्रा देने की आवश्यकता पाई गई है विटामिन B12 के साथ। तो फोलेट 20 म्यूजी विटामिन B12 और 6400 म्यूजी फोलेट पर डे देने पर काफ़ी अधिक जो है वो सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस में सुधार देखे गए हैं। विटामिन D और और कैल्शियम की कमी, जैसा हमने देखा कि ऑस्टियोपोरोसिस देखा जाता है, तो और जॉइंट की इन जनरल हेल्थ को अच्छा करने के लिए कैल्शियम और विटामिन D को रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस के हिसाब से सप्लीमेंटेशन करना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट खासतौर पर विटामिन C और विटामिन E, इसके साथ सेलेनियम हो गया, ये सभी यदि पर्याप्त मात्रा में दिए जाते हैं, खासतौर पर विटामिन E यदि 500 इंटरनेशनल यूनिट पर डे लगातार 2-3 हफ्ते तक दिया जाए, तो ये डीजनरेटिव ऑक्सीडेटिव डैमेज ऑफ द बोन जॉइंट्स को ये थोड़ा सा कंट्रोल करके सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस में सुधार करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स यदि हम फ्लैक्स सीड या फिश ऑयल के रूप में देते हैं, तो ये भी साइनोवियल फ्लूइड को रीजनरेट करके जो बॉडी जॉइंट्स के मूवमेंट्स हैं उनको थोड़ा सा ये स्मूथ बनाने का कार्य करता है। इन्वेस्टिगेटिव डाइटरी थेरेपी की यदि हम बात करें तो ये पाया गया है कि ग्लूकोजामीन एंड कॉन्ड्राइटिन सल्फेट यदि रिस्पेक्टिवली 500 मिलीग्राम एंड 400 मिलीग्राम 3 टाइम्स अ डे यदि ये दिया जाता है तो उससे काफ़ी अधिक सुधार होता है। एंड बहुत सारे ऑल्टरनेटिव मेडिसिन भी जो हर्बल पार्ट है वो डाइट में शामिल करके उस ठीक किया जा सकता है, जैसे कैपेसिनोइड्स जो है वो जो कि चिली से प्राप्त किया जाता है, वो पेन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं और पेन की इंटेंसिटी को कम करते हैं। इसके अतिरिक्त यदि ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट को हम कैप्सिसिन के साथ मिला करके अफेक्टेड एरिया में यदि हम लगाते हैं तो भी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और पेन में कमी देखी जाती है। एक्यूपंक्चर हो गया, हर्बल मेडिसिन हो गई, ये सभी सैलिसिलिन एंड एस्प्रिन और नियासिड जैसी मेडिसिन जो कि इस दौरान यूज़ की जाती है उनके साथ कंबाइन करके दी जा सकती हैं। एक्सरसाइज में खास तौर पर यदि स्विमिंग की जाए, लाइट वेट बेयरिंग यदि एक्सरसाइजेस किया जाए तो वो मस्कुलर टोन को और जनरल फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं। यदि हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट की बात करें तो सैलिसिलेट्स और नियासिड्स ये तो कॉमनली सभी प्रकार के अर्थराइटिस में दिए जाते हैं, लेकिन क्योंकि रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इसलिए इम्यूनो सप्रेसेंट जैसे कि मेथाट्रैक्सेट जैसी मेडिसिन इस समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। परंतु मेथाट्रैक्सेट के कारण उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी देखे जाते हैं। पेशेंट में पैरा होमोसिस्टीन का ब्लड लेवल काफ़ी अधिक बढ़ जाता है, और हम सभी जानते हैं कि यह जो होमोसिस्टीन है यह कार्डियक डिसफंक्शनिंग का बहुत बड़ा कारण है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पर्याप्त मात्रा में फोलिक एसिड देना चाहिए। स्टेरॉइड्स जैसे कि प्रेडनिसोन के रूप में बहुत लंबे समय तक स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, उसके कारण निगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस देखा जाता है, इसलिए काफ़ी अधिक मात्रा में हमें प्रोटीन की मात्रा को ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। और इसके साथ ही रिलेटेड हाइपर कैल्सीयूरिया यानी यूरिन के माध्यम से कैल्शियम का एक्सक्रीशन बहुत अधिक बढ़ जाता है, हाइपोकैल्सीमिया देखा जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस देखा जाता है, इसलिए 1 ग्राम कैल्शियम और साथ में 500 मिलीग्राम विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन लंबे समय तक पेशेंट को करना चाहिए। एंटी मलेरियल ड्रग, डी पेनिसिलिनामाइन और गोल्ड सॉल्ट थेरेपी, इन सभी का भी असर पाया गया है। तो यदि हम मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी की बात करें तो जैसे जैसे इन्फ्लामेशन जोड़ों में बढ़ता है हमारी न्यूट्रिशनल नीड्स बढ़ती जाती हैं। कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, बहुत सारे इसके जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं वो डिजीज़ के कारण तो देखी ही जाती हैं, परंतु जो हम मेडिसिन्स यूज़ करते हैं पेन किलर के रूप में या इम्यूनो सप्रेसेंट्स के रूप में, ये सभी के वजह से भी हमारी न्यूट्रिशनल नीड चेंज हो जाती हैं। तो ख़ास तौर पर जब मेथाट्रैक्सेट
एसिड के कारण निगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस है तो 1.2 to 2 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट गुड क्वालिटी प्रोटीन देना आवश्यक हो जाता है। साथ ही रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को ब्लॉक करने के लिए हमें लिपिड पर ऑक्सीडेशन को एंड एकिसिनॉइड्स जैसे केमिकल्स को ब्लॉक करने के लिए हमें लो फैट देने की आवश्यकता होती है। और इसके अतिरिक्त यह देखा गया है कि यदि हम डाइटरी फैट को रिड्यूस करते हैं, परंतु यदि हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स की मात्रा को यदि पर्याप्त मात्रा में देते हैं तो इन दोनों का ही प्रूव्ड एंटी इन्फ्लामेटरी, सूजन को कम करने वाला प्रभाव है। तो डाइटरी फैट भले ही हम कम करें पर ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए, परंतु ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हम सप्लीमेंट के रूप में काफ़ी अधिक मात्रा में दें। डाइटरी इंटेक ऑफ कैल्शियम, विटामिन डी, सेलेनियम, फोलिक एसिड, जिंक, विटामिन ई, पिरिडॉक्सिन एंड मैग्नीशियम पर्याप्त मात्रा में यदि हम देते हैं तो ड्रग्स का जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं या हमारी न्यूट्रिशनल नीड्स जो इस दौरान बढ़ जाती हैं या बदल जाती हैं तो वो सभी ठीक होती हैं और साथ ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी कम होता है। फिर हम ये देखते हैं कि यदि हम प्रिंसिपल ऑफ डाइट की बात करें अर्थराइटिस के एक जनरल उसके दौरान, तो यदि पेशेंट ओबीज है तो वेट रिड्यूसिंग डाइट दें, उसके साथ ही मॉडरेटली हाई प्रोटीन, ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड्स, कैल्शियम, विटामिन डी, ई, जिंक एंड एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट देने की आवश्यकता होती है। दिस इज़ ऑल अबाउट अर्थराइटिस। थैंक्स।